हम लोगों को ये भी जानना बहुत जरूरी है कि हम जिस कोल माइंस में काम कर रहे हैं उसका कोल क्वालिटी क्या है। आप जानते हैं कि कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस एंड लिग्नाइट। इसमें से एंथ्रासाइट कोल जो है सबसे हाई क्वालिटी का है, जिसमें कि कार्बन परसेंटेज 87% होता है और मॉइस्चर परसेंटेज सबसे कम होता है, दैट इज 7 to 10%। और लिग्नाइट में कार्बन जो है 60 to 70% होता है और मॉइस्चर कंटेंट 35 to 55% होता है। और इसी के हिसाब से इसमें फ्री सिलिका कंटेंट का भी पार्ट शामिल होता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि सैंपलिंग जो हम लोग करेंगे एयरबोर्न डस्ट का, उसमें क्या क्या सावधानी रखना है और कैसे इसको ऑर्गेनाइज करना है। तो ये हर एक मैनेजर की ड्यूटी होती है कि ही विल ऑथराइज ए पर्सन एज ए सैंपलिंग इन चार्ज। ही विल बी वेल ट्रेन्ड, he will know how to collect the dust sample in the underground mines। उसके बाद हमारे पास एक अप्रूव्ड लेबोरेटरी होना चाहिए। अप्रूव्ड मतलब अप्रूव्ड बाय CIM, चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के द्वारा एक अप्रूव्ड लेबोरेटरी होना चाहिए, जहां पर कि हम अपने सैंपल को, कोल डस्ट सैंपल को एनालिसिस करेंगे और उसमें ये भी पता करेंगे उसी लेबोरेटरी में कि इसमें फ्री सिलिका कंटेंट कितना ज्यादा है। रेगुलेशन ये कहती है कि हर एक महीने में एक बार, कम से कम महीने में एक बार डस्ट का सर्वे होना बहुत जरूरी है। और अगर किसी भी डस्ट सैंपल में आपको ऐसा लगता है कि 2 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब से ज्यादा डस्ट आ रहा है, तो कंसेक्यूटिवली 7 शिफ्ट या 5 शिफ्ट में सैंपल लेना है। और वो सैंपल 5 शिफ्ट लेने के बाद आपको लगता है कि एनालिसिस के बाद कि 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से डस्ट कॉन्सेंट्रेशन, एयरबोर्न डस्ट कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो उस डिस्ट्रिक्ट को अनसेफ डिक्लेयर करना है, जब तक कि वहां पर जो सिस्टम चालू है, कोल कटिंग मशीन हो या कंटिन्यूअस माइनर हो, जो भी सिस्टम वहां चालू है, उसका डस्ट सेपरेशन सिस्टम और डस्ट जनरेशन सिस्टम दोनों इफेक्टिव ना हो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डस्ट इज लेस देन 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। दूसरा प्रिकॉशन ये है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि हमारे माइंस में डस्ट जनरेशन सिस्टम जो है कुछ ना कुछ हमेशा ज्यादा होता है, तो इसमें एक सावधानी और बरतना है कि रोटेशन ऑफ द पर्सन। रोटेशन ऑफ द पर्सन मतलब जिस आदमी को डस्ट प्रोन एरिया में हम लोग काम करा रहे हैं, उसको वहां से कुछ शिफ्ट काम करने के बाद उसको वहां से हटा देना है और किसी दूसरे आदमी को वहां पे लगाना है काम करने के लिए। उससे क्या होगा कि उसका डस्ट एक्सपोजर टाइम जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उसका जॉब रोटेशन करना है। जैसे कि मान लीजिए कोई ड्रिल गैंग है, वो बराबर ड्रिल गैंग में काम कर रहा है, तो उसको ड्रिल गैंग से हटा के कोई दूसरा काम में देंगे, किसी दूसरे आदमी को ड्रिल गैंग में देंगे। या कोई कंटिन्यूअस माइनर ऑपरेटर है जो कि हाईली एक्सपोज होता है डस्ट में, उसको हटा करके उस ऑपरेटर को किसी दूसरे ऑपरेटर को वहां रखेंगे, जिसके चलते उसका एक्सपोजर कम हो जाए। अब रेगुलेशन में यह कहता है कि what precautions shall be taken to reduce the dust generation, liberation and accumulation in underground mine। इसमें क्या है कि सबसे पहला ये देखना है कि हम लोग जो मशीन यूज करते हैं वो प्रॉपर साइज का होना चाहिए, प्रॉपर शेप का होना चाहिए, और जो भी हम उससे काम लेते हैं उसमें प्रॉपर प्रेशर, एयर प्रेशर हो या हाइड्रोलिक प्रेशर हो, जिस सिस्टम से भी काम करते हैं दैट शुड बी एक्यूरेट प्रेशर। और कटिंग एज को साफ करने के लिए हमेशा उसमें पानी का इंतजाम होना चाहिए। आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो सिस्टम है
वो कहीं फेल्यूर हो रहा है, तो रेगुलेशन ये कहती है कि बिफोर ऑपरेटिंग द मशीन दैट वाटर स्प्रे सिस्टम शैल बी केप्ट ऑन एंड आफ्टर दैट मशीन शैल बी पुट इट ऑन। मतलब ये ऑटोमेटिक लिंक होना चाहिए कि जब तक आप पानी का सिस्टम ऑन नहीं करेंगे तब तक उसका कटिंग सिस्टम चालू नहीं होगा, ये देखना पड़ता है। दूसरा है कि अगर कोई एरिया नेचुरली वेट नहीं है तो ऐसे एरिया में आपको वाटर स्प्रे का इंतजाम करना पड़ेगा। और कहां तक करना है? फेस से 60 मीटर दूर तक, वर्किंग फेस से 60 मीटर आउट बाई साइड में। और ये वाटर सिस्टम जो होगा दैट शैल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द पंपिंग सिस्टम। कहने का मतलब इसके लिए ऊपर में एक वाटर टैंक होगा और उस वाटर टैंक से अंडरग्राउंड का पाइपलाइन सिस्टम जो है उसमें कनेक्टेड होगा। मतलब ऐसा नहीं कि पंप चालू हो तब मेरा स्प्रे होगा, ऐसा नहीं है। हम जब भी वाल्व खोले अंडरग्राउंड में तो मुझे पानी विथ फुल प्रेशर, जो रिक्वायर्ड प्रेशर है उस प्रेशर के साथ मुझे पानी मिलना चाहिए। और उससे हम 60 मीटर फेस के अंदर वाटर स्प्रे करते रहेंगे। लेकिन रेगुलेशन में बोलता है एक्सेप्ट नेचुरली वेट। नेचुरली वेट क्या होता है? व्हाट इज नेचुरली वेट? व्हाट इज नेचुरली वेट माइंस? नेचुरली वेट माइंस उसको कहते हैं जहां पर कि अंडरग्राउंड माइंस में रूफ और साइड से हमेशा पानी का सीपेज आता रहे, ड्रॉपलेट की तरह पानी टपकता रहे। लेकिन ये तो एक कॉम्परेटिव चीज है। इसको टेक्निकली भाषा में अगर हम कहें तो जो भी हम कोल्ड सैंपल लेंगे अंडरग्राउंड से, वो सैंपलिंग के बाद, सैंपलिंग का चैप्टर बाद में है, हम बाद में बात करेंगे। अगर हम कोई भी सैंपल लेते हैं तो उस सैंपल में कम से कम 30% मॉइस्चर होना चाहिए। अगर 30% से ज्यादा मॉइस्चर है तभी उस माइंस को हम लोग नेचुरली वेट कर सकते हैं। और अगर वो नेचुरली वेट है तो उसमें वाटर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। ये आपको चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को या रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस को बताना पड़ेगा कि मेरा माइंस नेचुरली वेट है और मेरे माइंस में वाटर स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन गेट एग्जेम्पशन फ्रॉम दिस प्रोसेस। दूसरा है कि अगर आपके पास जो सिस्टम काम कर रहा है, जो भी मैकेनाइजेशन है, उस मैकेनाइजेशन में आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ करने के बाद भी हमारा डस्ट सेपरेशन सिस्टम जो है इफेक्टिव नहीं है, या जो डस्ट जनरेशन हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको पूरे सिस्टम को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा टेक्निकली। और ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है उसमें हम क्या टेक्निकली चेंज कर सकते हैं जिसके चलते डस्ट जनरेशन हमारा कम हो।